हेलो नमस्कार। एडुकेशियस पर आपका स्वागत है। माई सेल्फ एस के बुरा, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर, ऑल इंडिया रैंक 2। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 थ्रू माइंड मैप्स। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने अपनी वीडियोस में पहले भी किया है, जो कि लाइव स्ट्रीमिंग के टैब के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। उसको हमने डिटेल डिस्कशन किया था। आज कुछ एस्पिरेंट्स की डिमांड पर कि सर माइंड मैप्स के थ्रू अगर लेबर लॉज हमें समझा दिए जाएं तो दैट विल बी इजी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसी संदर्भ में आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर वी विल बी डिस्कसिंग द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 थ्रू माइंड मैप्स। माइंड मैप्स, these are the basic tabulae under the Trade Union Act's basic objectives, registration requirement, cancellation कैसे होता है, membership, legal immunity, change of name, amalgamation, dissolution, funds, maintenance of records and penalties. So these are the important aspects जो हम करेंगे इस ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत, जो ऑलरेडी हमने कर रखे हैं, बट जस्ट फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशन वी विल बी टेकिंग इट थ्रू माइंड मैप्स। तो ट्रेड यूनियन क्या होता है? ट्रेड यूनियन सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स, एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स, एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स। तो ट्रेड यूनियन इज बेसिकली द एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स। एंड सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड यूनियन इज, बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू, इट वाज इनेक्टेड विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट सोशल जस्टिस फॉर द वर्कर्स। जो वर्कर्स हैं, वर्कर क्लास है, उन लोगों के लिए सोशल जस्टिस इंश्योर करना, और जो ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट करना, उनको रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना। सो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसीजर? रजिस्ट्रेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। तो एनी 7 और मोर मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन कैन फॉर्म अ रजिस्ट्रेशन। क्विकली सारी चीजों को हम देखेंगे, माइंड मैप्स की क्लास है, डिटेल्ड क्लास देखनी है तो आप दूसरी वीडियोस पे जा सकते हैं। तो 7 और 7 से ज्यादा मेंबर रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 7 और मोर मेंबर्स। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? कम से कम 7 लोगों का होना जरूरी है ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन के लिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 7 और मोर members. And for the registration of trade union, it is also necessary that at least 10% or 100, whichever is less, shall be employed in the establishment at its member. जो member जो हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है किसी भी एक इंडस्ट्री के लिए, ट्रेड यूनियन के लिए, उसके इधर 10% और 100, whichever is less, इन दोनों में से कौन सी भी जो वैल्यू है वो लेस आती है, वो जिस एस्टेब्लिशमेंट के लिए ट्रेड यूनियन बनाई जा रही है, जिस एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वहां पे एक्चुअली काम करते होने चाहिए। तो 2 रिक्वायरमेंट होगी। एनी 7 और मोर मेंबर्स कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन टू दी रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। ये एक ऑफिसर होता है जिसकी ड्यूटी होती है रजिस्ट्रेशन करना। और उसकी एक कंडीशन है कि इसके अंदर फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भी मेंबर बन सकते हैं, आउटसाइडर भी मेंबर बन सकते हैं। तो आउटसाइड इनसाइडर की रिक्वायरमेंट क्या है कि 10% और 100, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से लेस। इसका मतलब कहने का है, मान लीजिए 80 लोग की आपकी ट्रेड यूनियन है, तो कम से कम 8 लोग तो उस इंडस्ट्री में काम करते होने चाहिए ही चाहिए। 8 लोग उस इंडस्ट्री से डायरेक्टली एसोसिएटेड होने चाहिए। तो दीज आर द रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। फिर एक फॉर्म भरना है जिसके अंदर आपको एड्रेस, आपकी ऑक्यूपेशन, आपका ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस और ऑफिस बीरर, उनकी एज, उनकी एड्रेस, ऑक्यूपेशन, और अगर 1 साल से ज्यादा बड़ी ट्रेड यूनियन है तो उसके जनरल स्टेटमेंट ऑफ इट्स असेट्स एंड लायबिलिटीज, उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज की स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी। ठीक है। और रजिस्ट्रार की क्या पावर रहती है कि अगर वो सेटिस्फाई होता है और मिनिमम रिक्वायरमेंट क्वालिफाई होती है तो वो उसको रजिस्टर कर देता है, और रजिस्टर करने के बाद वो
आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देता है। अब आती है बात कि कैंसिलेशन कैसे होती है। अगर रजिस्ट्रार को ये लगता है कि ड्यूरिंग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपने कुछ फैक्ट्स छुपाए हैं, आपने गलत फैक्ट दिए हैं, तो रजिस्ट्रार आपको 2 महीने का नोटिस देके आप कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए बोल सकता है, अगर उसको लगता है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्रॉड या मिस्टेक से लिया गया है या यूनियन एग्जिस्ट नहीं करती। और तीसरा है व्हेन द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर विलफुली वायोलेटेड, मर्जी से वायोलेट किए गए हैं जो प्रोविजन ऑफ द एक्ट है। नेक्स्ट इज मेंबरशिप। आपने देख लिया 7 और मोर मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और 10% और 100 विच एवर इज लेस शुड बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्री और शुड बी द एम्प्लॉयड इन दोज एस्टेब्लिशमेंट। मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल मेंबर भी हो सकते हैं, वर्कर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेंबरशिप। देन कम्स इज द चेंज ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम एंड अमलगमेशन, इन दोनों के सिमिलर प्रोसेस है कि अगर आपको अपनी ट्रेड यूनियन का नाम चेंज करना है, अगर आपको अपनी ट्रेड यूनियन का नाम चेंज करना है तो क्या प्रोसेस रहता है, वो भी आपको रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन के पास लगाना पड़ेगा। चेंज ऑफ नेम का क्या है कि 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, इसके अंदर 2/3 अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स अगर एग्री करते हैं, अपनी कंसेंट दे देते हैं कि हमें नाम चेंज करवाना है, तो नोटिस भेज दिया जाएगा रजिस्ट्रार के पास। और रजिस्ट्रार के पास नोटिस जो भेजेगा उसके ऊपर कितने लोगों के साइन होंगे, एक तो सेक्रेटरी ऑफ द ट्रेड यूनियन अलोंग विद दैट 7 मेंबर्स, सेक्रेटरी और 7 मेंबर्स के सिग्नेचर के साथ वो नया नाम जो है उसका चेंज के लिए भेज दिया जाएगा। और कंडीशन ये है कि एग्जिस्टिंग कोई यूनियन है उसके आइडेंटिकल नाम नहीं होना चाहिए, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज में भी यही कंडीशन रहती है। तो आपका नाम, द चेंज नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल विद एनी एग्जिस्टिंग यूनियन। तो रजिस्ट्रार नया नाम रजिस्टर के अंदर दर्ज करेगा और आपको नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा, अमेंडेड वन, ठीक है। और अब आती है बात अमलगमेशन की। कैन 2 और मोर यूनियंस बी अमलगमेटेड, क्या 2 या 2 से ज्यादा यूनियन को हम अमलगमेट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं? जी हाँ, हम 2 या 2 यूनियन को मर्ज कर सकते हैं। किस कंडीशन पे मर्ज कर सकते हैं? बट ऑन द कंडीशन दैट 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑल द यूनियंस, मीन्स 2 और मोर यूनियंस है, 2 और मोर यूनियंस को अमलगमेशन कर रहे हैं, हम मर्ज कर रहे हैं, तो हर यूनियन के 50 या 50% से ज्यादा मेंबर अगर एग्री करते हैं, 50% और मोर मेंबर्स ऑफ ऑल द यूनियंस कंसर्न वोट ऑन द रिजोल्यूशन, मतलब जो वोटिंग जो होगी उसमें कम से कम हर यूनियन की तरफ से 50% से ज्यादा लोगों की वोटिंग होनी चाहिए, और 60% ऑफ द वोट्स रिकॉर्डेड आर शुड बी इन द फेवर ऑफ द मर्जर। मतलब हर यूनियन की तरफ से 50% तो वोटिंग होगी हर यूनियन के मेंबर्स की, और 60% शुड बी इन द फेवर ऑफ द अमलगमेशन, तो जाके मर्जिंग या फिर अमलगमेशन पॉसिबल होगी। और अमलगमेशन जो है वो इट कैन बी डन विद और विदाउट द डिसोल्यूशन और डिवीजन ऑफ फंड। जो फंड्स हैं जो कि हम आगे देखेंगे, तो वो भी विदाउट डिसोल्यूशन भी हो सकती है अमलगमेशन, 2 यूनियन को मिला के बनाया जा सकता है। अब बात आती है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन कैसे होगा एक ट्रेड यूनियन का? टू डिसोल्व अ ट्रेड यूनियन द फॉलोइंग प्रोसीजर मस्ट बी फॉलोड। एक डिसोल्यूशन के लिए क्या है? विद इन 40 days ऑफ डिसोल्यूशन अ नोटिस टू दिस इफेक्ट साइंड बाय सेक्रेटरी एंड 7 अदर मेंबर्स मस्ट बी सेंट टू द रजिस्ट्रार। इसके अंदर भी सेक्रेटरी और 7 मेंबर्स का जो है वो 14 दिन के अंदर अंदर आपकी रजिस्टर, आपने अगर कोई डिसॉल्व की है ट्रेड यूनियन, आपकी ट्रेड यूनियन को काम करना बंद कर दिया है, आप उसको सीज करना चाहते हैं, तो सीज होने के 14 दिन के अंदर अंदर 14 दिन के अंदर अंदर आपको सेक्रेटरी और 7 मेंबर्स के साइन के साथ आपको रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन के पास एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी, नोटिस भेजना पड़ेगा। और अगर रजिस्ट्रार मस्ट सेटिस्फाइड दैट ऑल द रूल्स फॉर डिसोल्यूशन हैव बीन कंप्लाइड विद, और रजिस्ट्रार को भी अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो कि सारे रूल्स को फॉलो करके डिसोल्यूशन हुआ है, तो उसको उस डेट ऑफ डिसोल्यूशन से डिसॉल्व मान लिया जाएगा। और जो फंड है इस डिसॉल्व्ड यूनियन के, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ यूनियन। तो
क्योंकि फंड्स अवेलेबल है अगर डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो वो मेंबर्स ऑफ द यूनियन के बीच में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, आपस के अंदर डिवाइड कर दिए जाएंगे। और अगर ऐसा कोई रूल बनाया नहीं है, रूल्स ऑफ यूनियन में अगर ऐसा कोई रूल अवेलेबल नहीं है, तो रजिस्ट्रार अपने हिसाब से रजिस्ट्रार विल डिवाइड द फंड्स अवेलेबल इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। नेक्स्ट आर मेंबरशिप के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर ये है कि 15 साल से नीचे को मेंबरशिप नहीं मिल सकती। 15 या 15 साल से ऊपर का कोई वर्कर है उसको मेंबरशिप मिल सकती है ट्रेड यूनियन की। जो मेंबरशिप है वो क्या है, 15 प्लस ईयर्स, याद रखिए। और अगर ऑफिस बियरर बनना है ट्रेड यूनियन का तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 18 ईयर्स। तो ये यहाँ पे कंफ्यूजिंग रहता है और इसमें से क्वेश्चन आ भी जाता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टू बी द मेंबर ऑफ अ ट्रेड यूनियन। तो मेंबर ऑफ अ ट्रेड यूनियन के अंदर 15 ईयर्स और मोर, एंड टू बी अ ऑफिस बियरर ऑफ ट्रेड यूनियन के अंदर 18 ईयर्स और मोर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। अगर वो 18 साल से नीचे का नहीं है, उसको ऑफिस बियरर बना दिया जाता है तो वो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको वो माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फंड्स। फंड्स दो टाइप के फंड्स होते हैं ट्रेड यूनियन के अंदर, एक जनरल फंड, एक पॉलिटिकल फंड। जनरल फंड बेसिकली क्या काम आते हैं, जनरल डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम आते हैं जनरल फंड, जैसे नाम से है। और पॉलिटिकल फंड बेसिकली काम आते हैं कि अगर आपकी ट्रेड यूनियन का कोई मेंबर लेजिस्लेटिव इलेक्शन या फिर कोई म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन लड़ रहा है तो उसके बाय फर्दरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेड यूनियन ओनली, तो उसके पोस्टर लगवाने, रैलीज करनी, चुनाव प्रचार करना, उसके ऑफिस का खर्चा देखना, ये सब जो पॉलिटिकल खर्चे में यूज होगा वो पॉलिटिकल फंड से यूज होगा एक्सपेंसेस। और जो जनरल डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में एप्लीकेशन लगाने के लिए, ट्रेड डिस्प्यूट के लिए, या फिर कुछ मेंबर्स अगर ट्रेड डिस्प्यूट की हियरिंग में जा रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की, उनकी सैलरी अगर डिडक्ट हुई है तो उनको सैलरी का कंपनसेशन के लिए, ये सब जनरल फंड का पार्ट रहेगा। So there are two funds, general fund and political fund. Then is maintenance of records and register. तो maintenance of record and register बहुत important है कि आपको record register बनाने पड़ेंगे। Audited statement of all and income and expenditure, audited statement होंगी इनकम की और एक्सपेंडिचर की, आपको प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी हर साल की। असेट्स और लायबिलिटीज की स्टेटमेंट रखनी पड़ेगी, ठीक है। ऑफिस बियरर के अंदर कोई चेंजेस हुए हैं उसकी स्टेटमेंट रखनी पड़ेगी। और कॉपी ऑफ द रूल्स ऑफ द यूनियन विद अप टू डेट करेक्शन, यूनियन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और वो भी अप टू डेट जो हुए हैं उनकी कॉपीज आपको हैंडी रखनी पड़ेगी। ये मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के मैंडेटरी कंडीशन है। तो अगर ये नहीं होता है तो इसके अंदर पेनल्टीज का प्रावधान है, क्योंकि हर एक्ट में हम देखते हैं लास्ट में पेनल्टीज होती हैं। तो पेनल्टीज है कि अगर आप एनुअल रिटर्न नहीं सबमिट करते, यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड में आपको एनुअल रिटर्न भी बननी है, अगर आप एनुअल रिटर्न नहीं सबमिट करते तो आपको फाइन है। द पर्सन हु इज बाउंड टू सेंड स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स to the registrar as per rules will be fined up to ₹5 and additional fine up to ₹5 for every each week until the returns are submitted. However, the total amount cannot exceed ₹50. 50 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अगर फॉल्स स्टेटमेंट, अगर इस एक्ट के तहत कहीं पे कोई स्टेटमेंट देनी है और चाहे वो ऑडिटेड स्टेटमेंट हो, एसेट लायबिलिटीज की हो, और वो गलत फॉल्स स्टेटमेंट देता है तो उसके ऊपर प्रावधान है 500 रुपए तक के फाइन का, फाइन अप टू ₹500, ठीक है। अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन, अगर आपको कुछ पूछा जा रहा है और आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं तो 200 का फाइन है। और अप टू 200 का फाइन है, फाइन नहीं सॉरी 200 का कंप्लीट 200 का फाइन है, ₹200, वहां पे अप टू 500 था। तो ये जो कंप्लेंट्स हैं पीनल एक्शन के लिए, ये रजिस्ट्रार या फिर उसकी परमिशन से ही फाइल हो सकती हैं, एंड ओनली एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कैन ट्राई दिस अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो ये हमने माइंड मैप के थ्रू ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के प्रोविजन देखे। डिटेल्ड प्रोविजंस के लिए डिटेल्ड क्लोज बाय क्लोज, सेक्शन बाय सेक्शन एनालिसिस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अभी दे दूंगा
इसी चैनल पे अवेलेबल है हमारी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो। डाउनलोड एडुकेशियस टू फर्दर योर प्रिपरेशन टू succeed in EPFO for courses, complete courses related to industrial relation, labor laws, accounting principle, auditing and all. Also, we have launched the test series and 2 tests have already been conducted successfully. You can assess your preparation from there. We'll bring more mind maps related to labor laws and other aspects of the examination. Till then, thank you. Bye bye. Jai Hind.